इस वीडियो में हम समझेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट चैप्टर। इस चैप्टर में हम मल्टीपल कॉन्सेप्ट समझेंगे। हर एक टॉपिक के लिए डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन मेंशन कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक करंट। मान लीजिए कि एक मेटालिक कंडक्टर है। मेटालिक कंडक्टर एक वायर, सॉलिड रॉड या फिर मेटल प्लेट की फॉर्म में हो सकती है। मेटालिक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि कंडक्टर में फ्री मूव कर सकते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स अपने आप यानी सेल्फ मूव नहीं करते। अब मान लीजिए कि मेटालिक कंडक्टर के एक एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे एंड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। साथ ही सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच भी कनेक्ट करेंगे। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल और पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होते हैं। इन दो फोर्सेस के कारण इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। ये डायरेक्शन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होती है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो के कारण करंट जनरेट होता है और इस करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इलेक्ट्रिक करंट को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। The amount of charge flowing through a particular area in per unit time. In other words, it is the rate of flow of electric charges. मान लीजिए कि नेट चार्ज Q है। ये नेट चार्ज टाइम t इंटरवल में कंडक्टर के अक्रॉस फ्लो करता है। करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। करंट की SI यूनिट एम्पियर होती है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है उसे एमीटर कहा जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक बल्ब, स्विच, बैटरी और एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। इस कंटीन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट के पाथ को इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ओम्स लॉ। जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तब सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है। अब मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें एक बल्ब को बैटरी से कनेक्ट किया गया है। साथ ही करंट मेजर करने के लिए सीरीज में एक एमीटर भी लगाया गया है। सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच कनेक्ट किया गया है। वोल्टेज को मेजर करने के लिए एक वोल्टमीटर को सर्किट में पैरेलल कनेक्ट किया गया है। अब हम वोल्टमीटर की वैल्यू नोट करेंगे और स्विच को ऑन करेंगे। स्विच ऑन होते ही सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है और बल्ब ग्लो होना स्टार्ट कर देता है। अब हम एमीटर और वोल्टमीटर की वैल्यू नोट करेंगे। आगे हम सर्किट में एक आइडेंटिकल बैटरी सीरीज में कनेक्ट करेंगे। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तब हम देखते हैं कि बल्ब पहले के कंपैरिजन में ज्यादा ग्लो कर रहा है। अब हम फिर से एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग नोट करेंगे। इस बार हम देखते हैं कि एमीटर की रीडिंग वोल्टेज के सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हुई है। इस स्टेप को हम 3 सेल्स और फिर 4 सेल्स के साथ रिपीट करेंगे। अब हम वोल्टेज
और करंट के रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। ऐसा करने पर हम पाते हैं कि हर एक स्टेप में वोल्टेज और करंट का रेशियो लगभग एक जैसा ही है। जब वोल्टेज और करंट की वैल्यू को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, तब हम देखते हैं कि करंट वोल्टेज के साथ प्रोपोर्शनली इंक्रीज हो रहा है। करंट और वोल्टेज के इस रिलेशनशिप को जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ग साइमन ओम ने 1827 में डिस्कवर किया था, जिसे हम ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। According to Ohm's law, the potential difference V across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature remains the same. Drift velocity. Drift velocity फिजिक्स में यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है। ये फिनोमिनन वायर्स के इलेक्ट्रिक करंट और अदर कंडक्टिव मटेरियल के फ्लो को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी होती है जब वो एक नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एक्सेलरेट करता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं: द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय चार्ज्ड पार्टिकल्स इन अ मटेरियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, मोस्टली मेटल्स कंडक्टर होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अगर हम कंडक्टर को कॉपर वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक सोर्स या बैटरी से कनेक्ट करें, तो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड की तरफ फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होती है। मेटालिक कंडक्टर लार्ज नंबर ऑफ एटम से बने होते हैं जो कि मेटालिक बॉन्ड से बंधे होते हैं। मेटल्स के आउटरमोस्ट शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं। जब हम कंडक्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव करते हैं। क्योंकि कंडक्टर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स से बना होता है, इलेक्ट्रॉन और मेटल आयंस के बीच में कोलिशन होता है। इस कोलिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का जितनी बार मेटल आयन से कोलिशन होता है, उतनी बार उसकी वेलोसिटी और डायरेक्शन चेंज होती है। इस तरह इलेक्ट्रॉन का मेटल आयन से कई बार कोलिशन होता है और उतनी बार ही इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी और डायरेक्शन चेंज होती है। ये वेलोसिटी जो कि बार बार चेंज होती है, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। किरचॉफ्स लॉ। जर्मन फिजिसिस्ट गुस्ताव किरचॉफ ने एनर्जी कंजर्वेशन को समझने के लिए 2 लॉ डेवलप किए, जिनकी मदद से किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में करंट, रेजिस्टेंस और वोल्टेज को कैलकुलेट किया जा सकता है। इन दोनों लॉज को किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के नाम से जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं इन दोनों लॉज के बारे में। किरचॉफ्स करंट लॉ। मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जुड़े हैं। इस सर्किट में एक ऐसा पॉइंट है जहां पे 2 से ज्यादा करंट पाथ आकर मिलते हैं। इस पॉइंट को हम जंक्शन या नोड कहते हैं। अब मान लीजिए कि इस जंक्शन पे 5 करंट पाथ आकर मिलते हैं, जिनमें से 3 करंट पाथ इनकमिंग करंट है और 2 करंट पाथ आउटगोइंग करंट है। इनकमिंग करंट को हम पॉजिटिव और आउटगोइंग करंट को नेगेटिव कंसीडर करेंगे।
किरचॉफ्स करंट लॉ के अकॉर्डिंग इस जंक्शन पे मिलने वाले सभी करंट का एल्जेब्रिक सम 0 होगा। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, the algebraic sum of all currents entering and exiting at junction must be equal to 0. Wheatstone Bridge. व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें ब्रिज सर्किट के दो लेग्स को बैलेंस करके अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज को रेजिस्टेंस ब्रिज भी कहा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट दो रेजिस्टर को कंपेयर करता है, जिसमें से एक रेजिस्टर अननोन रेजिस्टर और एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है। ये दोनों रेजिस्टर आपस में ब्रिज की फॉर्म में कनेक्ट होते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज की एक्यूरेट मेजरमेंट होती है, जिसके कारण इसे बहुत ही रिलायबल माना जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 आर्म्स होते हैं, जिसमें से 2 आर्म्स नॉन रेजिस्टेंस होते हैं और बाकी 2 आर्म्स में से एक अननोन रेजिस्टेंस और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। इस सर्किट में एक गैल्वेनोमीटर भी कनेक्ट होता है, जो कि करंट को मेजर करता है। साथ ही इस पूरे सर्किट को एक एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। आइए अब समझते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे काम करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज नल डिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। कहने का मतलब ब्रिज में पैरेलल रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल होगा। साथ ही सर्किट में लगे गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू 0 होगी, जिसे नल डिफ्लेक्शन कहते हैं, और इस कंडीशन को बैलेंस कंडीशन कहते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ब्रिज अनबैलेंस होता है और गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो होता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि रेजिस्टर P और रेजिस्टर Q बैलेंस है, जबकि रेजिस्टर R और रेजिस्टर S अनबैलेंस है। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए वेरिएबल रेजिस्टर S की रेजिस्टेंस वैल्यू को चेंज करेंगे और साथ ही गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू को नोट करेंगे। गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होने पर वेरिएबल रेजिस्टर S की वैल्यू को नोट करेंगे। अब अननोन रेजिस्टर R की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से कैलकुलेट होगा। रेजिस्टर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो को कंट्रोल करता है। रेजिस्टर लगभग सभी इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज होता है और किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को प्रॉपर वर्क करने के लिए रेजिस्टर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए जानते हैं कि रेजिस्टर कैसे काम करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में मेटालिक वायर का यूज होता है। इन मेटालिक वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब सर्किट में वोल्टेज अप्लाई होता है, तब ये इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं, जिससे करंट बनता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स वायर में स्ट्रेट मूव नहीं करते। ये इलेक्ट्रॉन्स वायर के पॉजिटिव आयन से कोलाइड करते हैं, जिससे वायर में हीट जनरेट होता है। बार बार कोलिजन होने से इलेक्ट्रॉन फ्लो स्लो होने लगता है, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ये रेजिस्टेंस वायर की क्वालिटी और मटेरियल पे डिपेंड करता है। डिफरेंट टाइप के वायर में डिफरेंट रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। अब मान लीजिए कि इस इलेक्ट्रिक सर्किट में हम कॉपर वायर यूज कर रहे हैं, जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत कम है और करंट फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हमें पर्टिकुलर वैल्यू तक की रेजिस्टेंस की जरूरत है। ऐसी सिचुएशन में हम रेजिस्टर का यूज करते हैं। वैसे तो रेजिस्टर्स कई टाइप के होते हैं, लेकिन सबका बेसिक फंक्शन एक जैसा ही होता है।
अब अगर हम रेजिस्टर के मेन कंपोनेंट की बात करें तो इसमें एक सेरेमिक की रोड होती है जिसे मेटालिक फिल्म से कवर किया जाता है। इस मेटालिक फिल्म में जो हेलिकल कट होते हैं वही रेजिस्टर की वैल्यू को डिसाइड करते हैं। सेरेमिक रोड को निकल की मेटल कैप से कवर किया जाता है और इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग की जाती है। जब हम रेजिस्टर में करंट पास करते हैं तब ये करंट को कंप्लीट पास नहीं होने देता, क्योंकि सिरेमिक की रोड से बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स पास हो पाते हैं, जिससे करंट भी लिमिटेड क्वांटिटी में पास होता है और इस तरह सर्किट में हाई वोल्टेज होने पर भी करंट को कम या लिमिटेड किया जा सकता है। और रेजिस्टर की इसी प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस इन सीरीज। एनिमेशन में हम देखते हैं कि 3 रेजिस्टर्स को एंड टू एंड कनेक्ट किया गया है, जिसे हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं। इन तीनों रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 माना गया है। जब हम सर्किट में वोल्टेज अप्लाई करते हैं तब सर्किट में I करंट फ्लो करता है और ये करंट तीनों रेजिस्टर्स से पास होता है। हम देख सकते हैं सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है, जबकि पोटेंशियल यानी वोल्टेज तीनों रेजिस्टर में डिवाइड होता है, जिन्हें हम V1, V2 और V3 मान लेते हैं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल यानी V की वैल्यू करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होती है। इस इक्वेशन का यूज करके हम V1, V2 और V3 फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम इन तीनों पोटेंशियल का सम करें तो हमें ये इक्वेशन मिलती है जिसमें I यानी करंट कॉमन है। इस इक्वेशन में हम V को IR से रिप्लेस करेंगे और बोथ साइड I को कैंसल आउट करेंगे। फाइनली हमें एक इक्वेशन मिलती है जो कि सीरीज कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू है। रेजिस्टेंस इन पैरेलल। एनिमेशन में हम देखते हैं कि 3 रेजिस्टर्स को साइड बाय साइड कनेक्ट किया गया है, जिसमें तीनों रेजिस्टर्स का एक एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरा एंड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। इसे हम पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। इन तीनों रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 माना गया है। जब हम सर्किट में वोल्टेज अप्लाई करते हैं तब सर्किट में I करंट फ्लो करता है। ये करंट तीनों रेजिस्टर्स में डिवाइड होता है, जिन्हें हम I1, I2 और I3 मान सकते हैं। एनिमेशन में हम देखते हैं कि तीनों रेजिस्टर्स में सेम पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है, जबकि करंट की वैल्यू डिफरेंट है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल यानी V की वैल्यू करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होती है। इस इक्वेशन से हम अगर करंट की वैल्यू फाइंड करें तो हमें ये रिलेशन मिलता है, जिसका यूज करके हम I1, I2 और I3 फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम तीनों करंट की वैल्यू का सम करें तो हमें ये इक्वेशन मिलती है जिसमें पोटेंशियल V कॉमन है। अब हम इस इक्वेशन में I को V बाई R से रिप्लेस करेंगे और बोथ साइड V को कैंसिल आउट करेंगे। फाइनली हमें ये इक्वेशन मिलती है जो कि पैरेलल कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू है। मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज को समझने के लिए पहले हमें व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में समझना होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो वीडियो पहले देखें। मीटर ब्रिज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है और इसका यूज अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए किया जाता है। आइए समझते हैं कि मीटर ब्रिज क्या है और ये कैसे काम करता है। एनिमेशन में हम देखते हैं
कि 100 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर को 2 मेटेलिक स्ट्रिप से कनेक्ट किया है। इस वायर की पर यूनिट रेजिस्टेंस पहले से नोन है। साथ ही इस वायर के पैरेलल 100 सेंटीमीटर लॉन्ग स्केल भी अटैच किया गया है। लेफ्ट स्ट्रिप के एंड से एक रेसिस्टर बॉक्स कनेक्ट है और राइट स्ट्रिप के एंड से एक अननोन रेसिस्टर कनेक्ट है। लेफ्ट स्ट्रिप के एंड से जो रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट है, इस रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज डिजायर्ड रेजिस्टेंस पाने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब, इस रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज करके हम सर्टेन लिमिट तक जितना चाहे उतना रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। राइट स्ट्रिप के एंड से जो अननोन रेसिस्टर कनेक्ट है, इसी रेसिस्टर का रेजिस्टेंस हम मीटर ब्रिज की मदद से कैलकुलेट करेंगे। रेजिस्टेंस बॉक्स और अननोन रेजिस्टेंस के एंड को मेटालिक स्ट्रिप से कनेक्ट किया गया है। सर्किट में वोल्टेज देने के लिए एक एक्सटर्नल सोर्स बैटरी से कनेक्ट किया है। साथ ही सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच भी प्रोवाइड किया गया है। रेजिस्टेंस बॉक्स और अननोन रेजिस्टेंस के मिडिल पॉइंट से एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया है। इस गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड एक जॉकी के साथ वायर से अटैच है। आइए अब जानते हैं कि इस मीटर ब्रिज की वर्किंग कैसे होती है। एनिमेशन में हम देखते हैं कि जब स्विच को ऑन किया जाता है, तब करंट वायर और रेजिस्टेंस बॉक्स में डिवाइड होता है, क्योंकि ये बैटरी से पैरेलल कनेक्टेड है। करंट डिवाइड होने के बाद ये रेजिस्टेंस बॉक्स से पास होता है और फिर से गैल्वेनोमीटर और अननोन रेजिस्टेंस में डिवाइड होता है। अब मान लीजिए कि गैल्वेनोमीटर के जॉकी को हमने पॉइंट डी पे कनेक्ट किया है और इस पॉइंट तक वायर की लेंथ L है। जब हम जॉकी को वायर पे स्लाइड करते हैं, तो हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग में डिफ्लेक्शन होता है। अब हम इस जॉकी को धीरे धीरे वायर पे स्लाइड करेंगे और जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जाए, उस पॉइंट पे जॉकी को स्टॉप करेंगे। अब पॉइंट डी से पॉइंट ए तक और पॉइंट डी से पॉइंट सी तक वायर की लेंथ नोट करेंगे। अब मान लेते हैं कि पॉइंट डी से पॉइंट ए तक की लेंथ L है और पॉइंट डी से पॉइंट सी तक की लेंथ 100-L है। इस L लेंथ वायर के रेजिस्टेंस को P कंसीडर करेंगे और 100-L लेंथ वायर के रेजिस्टेंस को Q कंसीडर करेंगे। अब अगर हम इस पूरे सर्किट को केयरफुली ऑब्जर्व करें, तो हम पाते हैं कि ये सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज के सिमिलर है। और अब हम इस सर्किट में व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस P और Q का रेशियो रेजिस्टेंस R और S के रेशियो के इक्वल होगा। अब जैसा कि हम एनिमेशन में देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस P L इंटू R के इक्वल है, जिसमें L वायर की लेंथ है और R पर यूनिट रेजिस्टेंस। दूसरी और Q 100-L इंटू R है। इन दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम लेंथ के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्योंकि रेजिस्टेंस बॉक्स से हमें डिजायर्ड रेजिस्टेंस मिल रहा है, जिसकी वैल्यू हमें पहले से पता है, अब हम अननोन रेजिस्टेंस X को कैलकुलेट करने के लिए रेजिस्टेंस P, Q और R का यूज व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में करेंगे। इन तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करके हम बड़ी ही आसानी से अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस और मीटरिंग वर्ड से मिलकर बना है। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज अननोन वोल्टेज को मेजर करने के लिए किया जाता है। ऐसा करने के लिए पहले से नोन वोल्टेज को कंपेयर किया जाता है। साथ ही पोटेंशियोमीटर का यूज इंटरनल रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करने और डिफरेंट सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए भी किया जाता है। पोटेंशियोमीटर बेसिकली एक लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर है जिसे स्टैंडर्ड सेल से कनेक्ट किया जाता है। पोटेंशियोमीटर के एक्चुअल डिजाइन में इस वायर को कई टुकड़ों में बांटा जाता है और साइड बाई साइड प्लेस किया जाता है।
वायर के सभी पीसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए थिक मेटल स्ट्रिप्स का यूज किया जाता है। इस सर्किट में करंट मेजर करने के लिए एक एमीटर, सर्किट को ऑफ करने के लिए एक स्विच और करंट वेरी करने के लिए वेरिएबल रेजिस्टेंस भी लगाया गया है। पॉइंट ए से एक वोल्टमीटर को जॉकी की मदद से वायर पे कनेक्ट किया गया है। अब जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, करंट सर्किट में फ्लो करता है और एमीटर और वोल्टमीटर में हमें डिफ्लेक्शन शो होता है। अब हम जॉकी को वायर पे धीरे धीरे स्लाइड करेंगे और वोल्टमीटर के डिफ्लेक्शन को नोट करेंगे। हम देखते हैं कि जब जॉकी को पॉइंट बी की ओर ले जाते हैं, तब वोल्टमीटर की रीडिंग बढ़ने लगती है। इससे हमें ये पता चलता है कि वायर में पोटेंशियल यानी वोल्टेज उस वायर की लेंथ पे डिपेंड करती है। कहने का मतलब वायर की लेंथ के साथ साथ वोल्टेज इंक्रीज होता है और यही फैक्ट पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। पोटेंशियोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल ये कहता है कि वायर के किसी भी सेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप उस वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। The potential drop across any section of the wire will be directly proportional to the length of the wire. Thanks for watching. If you like this video, please like and subscribe our channel.